Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss HP Board Mock Test Class 10th Term 2. So I hope you have done the paper. तो सारे जो भी आपके doubts हैं वो आप clear कर सकते हो paper देख के. And in case if some of you have not done the paper, still you can revise your complete Term 2 by looking at this lecture. तो जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, तो इट विल बी अ गुड रिवीजन फॉर यू. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस. वो पढ़नी जरूरी है कि कितना टाइम गिवन है, कितने सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस में क्या चॉइसेस हैं. सो एवरीथिंग नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर. ऑलराइट, तो कोई भी जब पेपर होता है आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस उसकी थॉरली पढ़नी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा. Now let us start, but before we begin, don't forget to subscribe to our channel so that you get all the notifications and you can avail full benefits of our courses. तो डिस्कस करते हैं पेपर को, मॉक टेस्ट को, एचपी बोर्ड का. तो सबसे पहले देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें क्या गिवन है कि दिस पेपर कंटेन्स 2 सेक्शंस 1 एंड 2. जो पहला सेक्शन 1 है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब उसमें एमसीक्यूज हैं 1 to 20 ऑफ 1 मार्क ईच with 3 options provided. तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी. ऑलराइट, फिर जो सेक्शन 2 है वो सब्जेक्टिव टाइप है. उसके 3 पार्ट्स हैं एबीसी. पार्ट ए में यू हैव 7 क्वेश्चंस और आपने एनी 4 करने हैं. तो 1 to 7 और वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. तो ज्यादा नहीं करने होते हैं, नहीं तो फिर पहले 4 ही चेक होंगे. तो अगर 7 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने के लिए बोला है तो 4 ही करने हैं, 4 से ज्यादा नहीं करने. ऑलराइट, तो टाइम लिमिट भी आपने देखनी है वरना पेपर कंप्लीट नहीं होगा. सो डू जितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उतने ही. अब जो इसका पार्ट बी है उसमें आपके पास फिर से 7 क्वेश्चंस हैं और आपने कोई भी 4 करने हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. फिर जो पार्ट सी है इट कंटेन्स हाउ मेनी क्वेश्चंस 5, ये 15 से लेकर 18 आपके 4 क्वेश्चंस हैं. आपने कोई भी 2 करने हैं और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. तो पेपर एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है. तो पहले सेक्शन 1 पे चलते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. तो जैसे हमने कहा था ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर. वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ tan थीटा एज √3. तो आपने ये कैलकुलेट करना है. अब देखो लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू इट. शॉर्टेस्ट मेथड से करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है. tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है √3. तो आप देखो एक्सप्रेशन है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वी हैव सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. अब देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा में हमारे पास आइडेंटिटी होती है इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दी है तो हम इनको tan कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर में आप ऑब्जर्व करो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. और एक बात, tan थीटा अगर √3 है तो इसका मतलब ये हो गया कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/√3. अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया. दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1 + 1 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो बस वैल्यूज पुट कर दो. tan थीटा है √3 तो उसका स्क्वायर हो गया 3 माइनस कॉट थीटा 1/√3 है उसका स्क्वायर विल बी 1/3. सिमिलरली डिनोमिनेटर 2 + 3 + 1/3. एलसीएम ले लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. दोनों में एलसीएम 3 है तो एलसीएम विल गेट कैंसिल्ड. वी हैव 9 - 1 और ये हो गया 5 3s are 15 + 1. दैट मीन्स इट इज 8/16. दैट मीन्स 1/2. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. तो देखो 1/2 इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बी ऑप्शन है. ऑलराइट, सो वी हैव आंसर एज ऑप्शन बी. राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Second question here is that we are given sin 3 theta is cos theta minus 2 degree. जिसमें आपको कहा है 3 theta and theta minus 2 degree they both are acute angles. तो we have to obtain theta. अब देखो इक्वेशन क्या है.
we have the equation as sin 3 theta. This is equal to cos of theta minus 2 degree. Is it all right? अब देखो हमें दोनों तरफ सेम रेशो चाहिए, या तो साइन को लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कॉस में कन्वर्ट करो, या राइट साइड वाला कॉस साइन में कन्वर्ट करेंगे. अब आपको ये रिजल्ट पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है, तो साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा. तो यहां पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, तो दिस साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा. दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 डिग्री. अब देखो रेशो सेम आ गई तो एंगल्स भी सेम होंगे, तो एक केस ये होगा कि 90 माइनस 3 थीटा किसके इक्वल है, थीटा माइनस 2 डिग्री के. हायर क्लासेस में जब आप जाओगे 11th में तो आप देखोगे इसके अलावा भी इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, पर अभी 10th में हम एक ही सॉल्यूशन इसका ले रहे हैं कि अगर cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू cos ऑफ दिस एंगल देन एंगल्स मस्ट बी इक्वल. यहां से देखो क्या इंप्लाई करता है, we get 90 degree plus 2 degree. This is equal to theta plus 3 theta. This implies we have 4 theta is equal to 92 degree. तो यहां से हम थीटा निकाल लेते हैं, which will be equal to 92 by 4. That means it will be equal to 23 degree. Is it all right? तो आंसर is 23 degree. So you can see it is B option. तो इस क्वेश्चन में हमारी B option करेक्ट है, राइट? अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. आपको कहा है कि टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल. ये देखो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए फिगर में, PA एंड PB. सेंटर सर्कल का C है एंड इट इज ड्रॉन सच दैट एंगल APB, लुक हियर, ये वाला जो एंगल है APB 80 डिग्री. दिस एंगल, ये एंगल हमारा कितना है, 80 डिग्री. निकालना क्या है, देखो एंगल PCA. लेट मी ज्वाइन हेयर PC. तो हम यहां पे ये PC ज्वाइन करते हैं और AC भी ज्वाइन कर दो. और आपको एंगल चाहिए कौन सा, PCA, मतलब ये वाला एंगल निकालना है. एक बारी ऑब्जर्व करो, अगर मैं CB भी ज्वाइन कर दूं, इज इट ऑल राइट? देन लेट्स अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सबसे पहले आप नोटिस करो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. तो देखो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. और ये जो कंप्लीट एंगल है हमें ये कितना दिया है, 80 डिग्री. इज इट ऑल राइट? तो आपको पता है ये PACB, दिस इज C, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री. तो यही हम कंसिडर करते हैं. अब देखो यहाँ पे let us take quadrilateral PACB. तो इसमें sum of 4 angles will be equal to 360 degree. Is it all right? तो 4 एंगल्स देखो कौन से हो गए, एक हो गया एंगल APB, प्लस वी हैव एंगल PBC, प्लस वी हैव एंगल ये ACB, तो ACB और प्लस एंगल है PAC. ऑलराइट, चारों एंगल्स का सम है 360 डिग्री. APB आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो कितना है, 80 डिग्री. दिस इज 80 डिग्री. PBC हमने कहा बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दिस इज 90 डिग्री. ये वाला एंगल हम निकालना चाहते हैं अभी. और PAC में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करके एंगल ACB कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री. अब देखो अगर टोटल एंगल 100 है तो ये आधे आधे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो जो हमें पूछा है एंगल PCA वो इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा. तो लेट अस राइट ओवर हियर कि एंगल PCA विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, कौन सा, ACB. इसका ये हाफ हो जाएगा. ऑलराइट, तो हाफ मतलब 100 डिग्री का हाफ विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट? तो 50 डिग्री कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है. तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट. तो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री है. वी ऑब्टेन कंप्लीट एंगल ACB. तो अगर हम सेंटर से ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों एंगल्स ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो एक एंगल पूरे का हाफ, दैट मीन्स 50 डिग्री. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. इज इट ऑल राइट? फोर्थ क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 84 सेंटीमीटर. ये हमें डायमीटर दिया है. आपको बताना है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक टू कवर 792 मीटर्स. अब देखो, अगर हम थोड़ी सी फिगर की बात करें तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आपके पास कि ये जैसे व्हील है, ये रोड पे अगर चल रहा है तो आपको इसका डायमीटर दिया है. तो अगर हम इसके रेडियस की बात करते हैं, look here, this will be the radius. तो r जो रेडियस है that will be equal to half of diameter. तो 84 upon 2 that is 42 सेंटीमीटर्स. आपको बताना है ये व्हील कितनी रेवोल्यूशंस लेगा कि रोड पे डिस्टेंस कितना कवर हो जाए 792 मीटर्स. तो हम पहले ये निकालते हैं कि एक रेवोल्यूशन में रोड पे कितना डिस्टेंस कवर होगा जो इस व्हील का सरकमफ्रेंस होगा. तो सबसे पहले निकालते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील. तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील जो है, व्हील इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल, इट विल बी 2 पाई आर. दैट मीन्स 2 into 22 by 7 and multiplied by 42. तो 7 6 तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 22 into 12 सेंटीमीटर्स. इज इट ऑल राइट? ये डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने में? 1 रेवोल्यूशन में, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में सरकमफ्रेंस हमारा कवर होता है. तो अब हम यहां पे लिखते हैं, देखो कि अगर आपके पास यहां पे मान लो मैंने अगर लिखा डिस्टेंस और यहां पे हमारे पास है रेवोल्यूशंस. इज इट ऑल राइट? तो वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस आपको कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में 792 मीटर्स. ऑल राइट? तो अगर डिस्टेंस है 792 मीटर्स, या पहले ये वाला डिस्टेंस ले लो, अगर डिस्टेंस है 22 into 12 सेंटीमीटर्स तो रेवोल्यूशन 1 है. और ये जो अब हमें दिया है किसमें दिया है? मीटर्स में दिया है. इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो. तो 79200 सेंटीमीटर्स अगर डिस्टेंस कवर करना है तो आपने रेवोल्यूशंस बताने हैं. तो इट विल बी 79200 into 1 एंड डिवाइडेड बाय 22 into कितना? 12. ये आ जाएगा. तो ये जब आप कैंसिल करोगे 22 into 12, this will give you 300. So that means we will get 300 revolutions. Is it all right? तो 300 revolutions लगेंगे कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए? 792 मीटर्स, जिसको हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने जो सरकमफ्रेंस लिया है वो किस में लिया है? सेंटीमीटर्स में. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द यूनिट्स. ऑल राइट? यूनिट सेम होने चाहिए. तो 300 रेवोल्यूशंस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो हर क्वेश्चन में इसमें आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. आपको कहा है 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27. आपने रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज बताना है. अब देखो, अगर हम 2 क्यूब्स लेते हैं, सपोज इस तरह से हमने ये 2 क्यूब्स यहां पे लिए हैं. मान लेते हैं एक क्यूब का जो साइड है दैट इज x और दूसरे की ले लो आप y. तो जो वॉल्यूम होगा, देखो इस क्यूब का वॉल्यूम v1 विल बी x क्यूब और इस क्यूब का वॉल्यूम v2 विल बी इक्वल टू y क्यूब. फिर अगर हम इनके सरफेस एरिया की बात करें तो एवरी फेस इज अ स्क्वायर. एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? x स्क्वायर. 6 फेसेस होते हैं तो इट इज 6x स्क्वायर और इसका सरफेस एरिया इसी तरह से 6y स्क्वायर. अब आपको गिवन क्या है? v1 अपॉन v2 इज गिवन टू बी 1/27. तो इसका मतलब x क्यूब अपॉन y क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक तरह से 1/3 का क्यूब. इसका मतलब x अपॉन y की रेशो कितनी आ गई? 1/3. अब आपको रेशो चाहिए ऑफ देयर सरफेस एरियाज. तो अब हम निकाल लेते हैं. आप नोटिस करो. नाउ वी नीड टू ऑब्टेन s1 अपॉन s2. तो s1 कितना है? 6x स्क्वायर और s2 इज 6y स्क्वायर. 6 विल गेट कैंसल्ड तो इट इज x अपॉन y का स्क्वायर. x अपॉन y 1/3 था तो इट इज 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9. सो देयरफॉर जो रेशियो रिक्वायर्ड 3s1 is to s2 दैट इज 1:9. तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो. तो चेक करें कौन सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है. तो आप ऑब्जर्व करो 1:9 एज यू कैन सी इज सी ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट हो गई. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6. आपको कहा है यहां पे देखो कि अगर मोड इज इक्वल टू किसके इक्वल? a टाइम्स मीडियन और माइनस b टाइम्स मीन. तो आपने a और b ऑर्डर्ड पेयर बताना है क्या होगा.
अब देखो आपको फॉर्मूला याद होगा कि मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन और -2 टाइम्स मीन। तो बस इसमें सिर्फ आपने ये फॉर्मूला यूज करना है और कंपेयर करके ए और बी ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की जगह क्या है 2। तो देयरफॉर वी हैव ऑर्डर्ड पेयर ए बी एज 3, 2। तो 3, 2 इज बी ऑप्शन, सो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को हमने एक बार ही फेंका है, तो देखो सैंपल स्पेस क्या होगी, एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, तो डाई फेंकी है 1 डाई, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 या 6। तो दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में आर हाउ मेनी 6। अब क्वेश्चन ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। तो अगर हम इवेंट ई डिफाइन करते हैं, ई इवेंट इज गेटिंग कंपोजिट नंबर। ऑलराइट, कंपोजिट नंबर वो जो हमारे पास देखते हैं 1 to 6 में कौन कौन से हैं। तो देखो क्या आएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 प्राइम है वो भी नहीं लेना, 3 प्राइम है वो भी नहीं लेना, 4 कॉम्पोजिट है, 5 प्राइम है वो नहीं लेना, तो 6। इज इट ऑल राइट? तो इस लिस्ट में हमारे पास यही दो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं 4 एंड 6। तो अब हम ई की प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखते हैं। तो ऑब्जर्व करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू फेवरेबल एलिमेंट्स इन ई, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ई में हमारे पास देखो कितने एलिमेंट्स हैं, दीज आर 2 एलिमेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी इज 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो विच ऑप्शन, एज यू कैन सी इट इज ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगी, राइट। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, सिंपल। अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8। आपको कहा है, इक्वेशन दी है देखो ट्रिग्नोमेट्री में, tan x है 3 cot x, तो x बताना है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो वी आर गिवन tan x इज इक्वल टू 3 टाइम्स cot x। अब देखो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक ही रेशो हो जाए तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि साइन कॉस में करोगे तो भी 2 ही रेशोज आएंगी, अभी भी 2 ही रेशोज हैं, tan एंड cot। ऑलराइट, so let us convert cot in terms of tan. So let's see what do we get. Tan x is equal to 3 into 1 upon tan x, because you know that cot theta is equal to 1 upon tan theta. They are reciprocal of each other. अब cross multiply कर लो, tan square x is equal to 3. तो take square root now. तो if you take square root we get tan x will be equal to plus minus under root of 3. तो आपको पॉजिटिव एंगल्स मतलब कि एक्यूट एंगल्स दिए हैं, तो इसका मतलब हम ये वाला केस ले रहे हैं, tan x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। कब tan वैल्यू √3 लेता है, 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब हमारे पास एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एज यू कैन सी इज बी ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखो, हमें यह दिया है कि आपको इस एक्सप्रेशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आ रहा है। तो लेट अस राइट द एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वी हैव 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम यही करते हैं ना, जो कॉमन आएगा आप उसको कॉमन लोगे। इन द न्यूमिरेटर एज यू कैन सी साइन थीटा कॉमन है, बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर देखो हमारे पास cos थीटा कॉमन है, वी आर लेफ्ट विद 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये जो है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारे पास कितना आ गया, tan थीटा। तो इसको हम tan थीटा लिख देते हैं। अब आप देखो ऊपर साइन है नीचे cos है, तो सिंगल रेशो लाने के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट। सो दिस इज नाउ 1 - 2। नाउ लेट अस रिप्लेस, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। डिनोमिनेटर हम यही रखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला cos थीटा हम ऑलरेडी साइन के साथ कंबाइन करके लिख चुके हैं tan थीटा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर। अब देखो ब्रैकेट्स ओपन करो, we have 1 minus 2 plus 2 cos square theta and denominator as it is 2 cos square theta minus 1. तो we have tan theta into numerator is 2 cos square theta minus 1 और denominator भी वही है, तो ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे हमारा कैंसल हो जाएगा। So we are getting answer to be equal to tan theta. तो सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन tan थीटा के इक्वल आ गया। तो आप ऑप्शंस चेक करो अब। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख सकते हैं tan थीटा इज b, तो दैट मींस इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। अब देखो 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको दिया है इफ पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इस 36 सेंटीमीटर्स, तो आपने रेडियस बताना है। तो आपको दिया क्या है, देखो पेरीमीटर दिया है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का 36 सेंटीमीटर्स। अब अगर हम फिगर देखें तो देखो फिगर आपकी कुछ इस तरीके की होगी। ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है, देखो वो सपोज ये हमारा रेडियस हो गया, लेट इट बी इक्वल टू आर। ये रेडियस आर है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विल बी द कंप्लीट बाउंड्री। एक तो ये जैसे डायमीटर हो जाएगा, जैसे अगर हम इसको नाम दें ए बी, डायमीटर ए बी और एक आर्क ए बी, तो पेरीमीटर हेयर वुड बी इक्वल टू डायमीटर विच इज 2r। और देखो सेमी सर्कुलर रीजन की आर्क का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस का हाफ। टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो ये हाफ है, सेमी सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस विल बी पाई आर। ये टोटल बाउंड्री हो गई, ठीक है, ये डायमीटर पूरा और ये सारा। दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 36 और आर आपको फाइंड आउट करना है, तो रेडियस आर वी हैव टू ऑब्टेन। अब यहां पे देखो आर कॉमन ले लो, 2 प्लस पाई, दिस इज इक्वल टू 36। पाई की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 22 बाय 7, दिस इज इक्वल टू 36। टेक एलसीएम, तो 14 plus 22 divided by 7, this is equal to 36. This implies 36r upon 7 is equal to 36. So you can cancel out 36, that gives you r is equal to 7 centimeters. Alright, perimeter centimeters में है, तो radius भी centimeters में आएगा। तो you can see it is A option. तो इस क्वेश्चन में A option करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट अस सी नाउ हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 हियर इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 42 सेंटीमीटर्स। तो हमें डायमीटर दिया है, देखो कितना, दैट इज गिवन टू बी 42 सेंटीमीटर्स एंड यू आर गिवन इट्स वॉल्यूम इज 12936 सेंटीमीटर क्यूब। तो डायमीटर दिया है एंड वॉल्यूम इज 12936 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है कोन की हाइट क्या होगी। अब देखो अगर आप कोन देखोगे तो यू नो दैट इट वुड बी समवट लाइक दिस। ये हमारे पास कोन आ गया। आप नोटिस करो जैसे यहां पे ये आपकी हाइट हो जाएगी कोन की, ऑलराइट, एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ बेस। तो रेडियस अगर हम r ले लें और कोन की हाइट h ले लें, तो आपको पता है जो वॉल्यूम होता है कोन का, दैट इज गिवन बाय हाउ मच, इट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो अगर डायमीटर 42 है तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगा हाफ 21 सेंटीमीटर्स और एक वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम इज 12936, दिस इज इक्वल टू पाई दैट इज 22/7 और नीचे 3 है, फिर r है 21, तो 21 इंटू 21 और मल्टीप्लाइड बाय h। यहां पे आप ऑब्जर्व करो 7 3 21, इससे कैंसिल हो गया। तो अब देखो h कितना आ गया, h विल बी इक्वल टू 12936 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 21। ये आप डिवाइड करोगे, इट विल कम आउट टू बी 28 सेंटीमीटर्स, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। तो हाइट ऑफ हमारी राइट सर्कुलर कोन है 28, विच इज ए ऑप्शन। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 11th वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है।
आपको कहा है मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस 9 है, तो आपने एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। आपको ऑब्जर्वेशंस देखो क्या दी हैं, वी आर गिवन द ऑब्जर्वेशंस एज 6, 7, x, 8, y, 14। अब देखो मीन का फॉर्मूला मतलब x बार किसके इक्वल होता है, इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इजंट इट। तो यहां पे x बार आपको मीन कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, दैट इज द मीन गिवन टू अस। तो वी हैव 9 इक्वल टू सम हो गया 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 9s are 54, दिस इज इक्वल टू 7 and 6 is 13, 13 plus 8 would be 21, 21 plus 14 आपके पास कितना आ जाएगा, 35। So this is 35 plus x plus y. This implies x plus y will be equal to 54 minus 35. This implies we have x plus y is equal to how much, 90. Alright, तो ये रिजल्ट आएगा। तो that is the relation, तो that is B option, x plus y 19. That means we have B option correct. So this was question number 12th. Now let's move on. Now look at question number 13th. 13th question ये है, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Probability बतानी है of getting a red face card. अब देखो जैसे अगर आपके पास 52 playing cards हैं, तो कोई भी कार्ड आपका ड्रॉ हो सकता है, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 52। फिर फेवरेबल इवेंट ई डिफाइन करते हैं गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। नाउ लेट अस सी, अब देखो रेड फेस कार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, यू नो दैट टोटल जो फेस कार्ड्स होते हैं पैक में दे आर 12। फेस कार्ड्स का मतलब होता है जिनके ऊपर फेसेस बने हो। कौन कौन से होते हैं, देखो दे आर जैक, क्वीन एंड किंग। और ये आपको रेड चाहिए, तो इसका मतलब किस किस के लोगे, डायमंड का लोगे और हार्ट के लोगे। इज इट ऑल राइट? तो 3 आपके फेस कार्ड्स हो गए डायमंड के और 3 हो गए किसके, हार्ट्स के। तो टोटल हमारे पास 3 + 3 कितने होंगे, 6 रेड कलर के फेस कार्ड्स हो जाएंगे। तो हम यहां पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई विल बी इक्वल टू 6। ऑल राइट, तो किंग, क्वीन एंड जैक, आपने एक तो डायमंड का लेना है और एक हार्ट का लेना है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो दिस इज इक्वल टू 6/52, 2 से कैंसिल करो तो वी हैव 3/26, दैट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ गई बी। तो इन दिस क्वेश्चन 13 वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14th। 14th क्वेश्चन में आपको अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। लेट अस राइट इट। वी आर गिवन secant 70 डिग्री डिवाइडेड बाय वी हैव कोसिकेंट 20 डिग्री प्लस हमारे पास है साइन 59 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 31 डिग्री। अब देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिजल्ट यूज होंगे। जैसे आपको पता है कि जो सीकेंट थीटा है इट कैन बी रिटन एज कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा जो है उसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो लेट अस अप्लाई दीज टू रिजल्ट्स इन द न्यूमरेटर्स ऑफ दीज टू टर्म्स। तो सबसे पहली जो टर्म है सीकेंट 70 डिग्री उसको लिख सकते हो कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। डिनोमिनेटर वी आर गोइंग टू कीप एज इट इज कोसिकेंट 20 डिग्री। इसमें भी न्यूमरेटर चेंज करो, साइन थीटा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर cos 31 डिग्री as it is. Now look here, 90 minus 70 degree will be 20 degree. तो न्यूमरेटर is cosecant 20 डिग्री, डिनोमिनेटर भी हमारे पास है cosecant 20 डिग्री। इसी तरह से आगे चलते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, एंगल्स माइनस करो, दिस विल बी cos of 31 डिग्री एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो cos of 31 डिग्री। तो यू कैन सी ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, वी आर गेटिंग 1 + 1
that is equal to 2. So value of this trigonometric expression is 2. That means we have C option correct, right? Now look at question number 15. 15th में आपको कहा है there is a rectangle ABCD जिसमें AB 20 सेंटीमीटर्स है और एंगल BAC गिवन है 60 डिग्री. तो आपको डायगोनल AC बताना है क्या होगा. तो पहले रेक्टेंगल बनाते हैं ABCD. तो लुक हियर, रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा ABCD जिसमें AB 20 सेंटीमीटर्स है. तो ये AB देखो हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर्स. फिर एंगल BAC, तो BAC विल बी दिस एंगल, दिस इज गिवन टू बी 60 डिग्री. आपने निकालना है डायगोनल AC. तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट AC बी इक्वल टू x सेंटीमीटर्स. तो दिस इज x. ऑलराइट, अब लुक एट दिस राइट ट्राइंगल ABC. तो अब हम ये वाला राइट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC. अब इसमें देखो कौन सी रेशो लोगे, एंगल ये ले रहे हो तो आपके पास x, तो ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई, फिर ये बेस है. तो वी आर इंटरेस्टेड इन बेस एंड हाइपोटेन्यूज क्योंकि बेस दी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है. ये वैसे परपेंडिकुलर होगा पर इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है. तो वी आर इंटरेस्टेड इन बेस एंड हाइपोटेन्यूज. तो रेशो कौन सी लोगे, कॉस. तो कॉस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ऑलराइट, तो बेस कौन सी है आपकी AB और हाइपोटेन्यूज है हमारी AC. cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2. तो ये रेशो सारी याद होनी चाहिए एट स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. एंड AB आपके पास कितना है 20 और AC हमारे पास है x. तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. तो AC हमें पूछा था, दिस इंप्लाइज AC इज 40 सेंटीमीटर्स. यहां पे चाहो तो आप x अकेला 40 ऐसे लिख दो, x की वैल्यू 40 आ गई. तो AC लेंथ जो है दैट इज 40 सेंटीमीटर्स. तो यू कैन सी 40 सेंटीमीटर्स इज B. सो वी हैव B ऑप्शन करेक्ट. तो इस वाले ट्राइंगल में हमने cos 60 डिग्री लिया है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16. You are given that perimeter of sector of a circle जिसका रेडियस है 5.2 सेंटीमीटर्स. तो व्हाट आर वी गिवन, रेडियस इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर्स और पेरीमीटर जो है दैट इज 16.4 सेंटीमीटर्स. किसका, सेक्टर ऑफ अ सर्कल का, उसकी बात हो रही है. अब देखो निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. अगेन लुक एट द फिगर. फिगर हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी. ऑलराइट, जिसमें आपके पास रेडियस ये r हो गया, दिस इज r, ये भी r होगा. ऑलराइट, तो पेरीमीटर क्या होगा, जैसे ये अगर हमारे पास A है, ये B है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये मान लो लेंथ ऑफ आर्क L है. तो आपको एक तरह से पेरीमीटर का मतलब r प्लस r प्लस l. तो दैट मीन्स 2r प्लस l इज द पेरीमीटर विच इज 16.4 सेंटीमीटर्स. अब देखो रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स 5.2 प्लस l इज इक्वल टू 16.4. तो यहां से ये हो गया कितना, 10.4 प्लस l इज 16.4. दैट मीन्स l इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स. तो लेंथ ऑफ आर्क आपकी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर्स. इसको यूज करके हम निकालने वाले हैं हमारा ये वाला एंगल, मान लो थीटा. ये पता चल गया तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा. अब देखो आपको ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेड वाली, ये दी है 6 सेंटीमीटर्स. तो आपको पता है कि अगर हमारे पास एंगल होता है 360 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r. तो अगर हमारे पास एंगल है थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी, देखो इट विल बी थीटा इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. तो ये हमारा L हो जाएगा. नाउ लेट्स अस सॉल्व फर्दर. So we have to find now theta. तो we have theta equal to from here. अब देखो यहां से theta कितना आ गया हमारा, this will be equal to L into 360 upon 2 pi r. Is it all right? So that means 180 into L upon pi r, that is theta. अब हमें निकालना है area of sector.
ठीक है। तो अगर एंगल सेक्टर का थीटा है तो यू नो दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो अब देखो ये हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 360, थीटा की वैल्यू पुट करो विच इज 180 एल अपॉन पाई इंटू आर। तो कैंसिलेशन करो जो हो रहा है, दिस विल बी 2, ऑलराइट, पाई भी कैंसिल हो जाएगा हमारा और देखो एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज नाउ इक्वल टू हाउ मच, लेट अस सी, दिस इज आर बाय 2 इंटू एल। एल देखो हमने निकाला था यहाँ पे कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये पुट कर दो यहाँ पे। तो वी हैव दिस इक्वल टू आर बाय 2 इंटू 6, दैट मीन्स 3r। तो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट अस ऑब्जर्व, रेडियस इज आल्सो गिवन एज 5.2, तो 3 इंटू 5.2। तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, ऑलराइट। तो पहले हमने थीटा निकाला, फिर उससे एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसकी डायमेंशंस आपको दी हैं 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर्स। इट इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर्स। तो आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर इन सेंटीमीटर्स निकालना है। अब देखो कैसे रोल करके हमने ये बनाया है, ऑब्जर्व करो यहाँ पे। जैसे ये आपके पास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो इसको रोल करके आपने ये बनाया है। अब देखो रोल किया है, हाइट है 40, तो इसका मतलब ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर हो गया एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 22 सेंटीमीटर्स। तो इसको ऐसे रोल किया है कि ये जो हाइट है सिलेंडर की ये बन जाए, जैसे दोनों एंड्स ज्वाइन कर दो शीट के तो आपके पास एक हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा विच इज ओपन एट द टॉप एंड एट द बेस। तो जो ब्रेड्थ है आपकी एक तरह से वो हमारी हाइट बन गई यहाँ पे। तो इसका मतलब सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज 40 सेंटीमीटर्स। आपको निकालना है रेडियस। अब रेडियस कैसे निकालोगे, ये जो सरकमफ्रेंस है ये किसके इक्वल होगा, ये लेंथ 22 सेंटीमीटर्स के। तो अगर रेडियस इसका r है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r विल बी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू r विल बी इक्वल टू 22। तो कैंसिल करो, 22 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स वी गेट r इज इक्वल टू 7 बाय 2, that is 3.5 centimeters, that will be the radius of the base। तो इतना ख्याल रखना है कि अगर हाइट 40 है तो मतलब इसका यहां से हमने इसको रोल किया है। तो रेडियस आपका 3.5 आ गया, that means in this particular question we have A option correct, all right। Now let's move on to the next one. Look at question number 18. 18th question here is if 35 is removed फ्रॉम द डेटा, ये वाली जो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपको बताना है मीडियन इंक्रीजेस बाय व्हाट। तो इसका मतलब पहले हमें एक इनिशियल मीडियन लेना होगा जिसमें 35 को रिमूव नहीं किया है, फिर 35 को रिमूव करके मीडियन लेना है और देखना है कि मीडियन कितना बढ़ रहा है। तो पहले हम लेते हैं ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस जो कि हमें दी हैं 30, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखी हुई है, देखो 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर 8 ऑब्जर्वेशंस, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसका मीडियन अगर हम लेते हैं मान लो m1, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू मिडिल ऑब्जर्वेशन। कैसे निकालते हैं, अगर n इवन होता है, मान लो हमारे पास ये कैपिटल N जो है वो कितना आया है, 8 आया है, तो यू नो दैट इट इज n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय कितना 2। मीडियन ऐसे ही निकालते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, इवन। तो पुट करो वैल्यूज को, यहां पे m1 आ गया, n बाय 2 का मतलब 4th ऑब्जर्वेशन, और फिर यहाँ पे n बाय 2 प्लस 1th, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, n बाय 2 में आपने 1 ऐड करना है, इज इट ऑल राइट, n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो 4 प्लस 4 बाय 2 इसका मतलब
8/2 मतलब 4+1 दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो अब आप इसमें नोटिस करो आपके पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 36 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 37। तो इट इज इक्वल टू नाउ 36 + 37/2 विच इज इक्वल टू 36.5। तो ये मीडियन हो गया। अब 35 को कर दो रिमूव। तो आप देखो न्यू ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं। नाउ लेट मी राइट द न्यू ऑब्जर्वेशंस। तो 35 हटा देते हैं। वी हैव 30, 34, 36, 37, 38, 39 एंड 40। अब हमारे पास n कितना है 7, जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो अब जो आपके पास मीडियन आएगा, लेट अस डिनोट बाय m2, इट विल बी इक्वल टू n + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। एक मिडिल ऑब्जर्वेशन होगी, तो मतलब 7 + 1/2 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो आप नोटिस करो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 37, मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो ये मीडियन हमारे पास आ गया 37। तो मीडियन कितना इंक्रीज हुआ आपने बताना है। तो लेट अस ऑब्टेन नाउ m2 - m1। ऑलराइट, तो m2 हमारे पास आया है 37, पिछला मीडियन था 36.5, तो इंक्रीज कितने का हुआ 0.5 का। इज इट ऑल राइट? सो मीडियन इंक्रीजेस बाय 0.5। लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो मीडियन इंक्रीज हो रहा है 0.5 से, विच इज सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो 2 बारी आपने मीडियन निकालना है। आगे चलते हैं। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन है कि अ सॉलिड कंसिस्ट्स ऑफ सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो सिलेंडर के ऊपर कोन है। द हाइट ऑफ कोन इज h। तो ये कोन की हाइट आपको h दी हुई है। इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपने निकालनी है। तो अब इसमें अगर हम फिगर देखेंगे तो फिगर आपकी ऐसे आएगी। ऑलराइट, जैसे ये सिलेंडर के ऊपर आपका कोन माउंटेड है। एक काम करते हैं, यहाँ पे रेडियस जो है हम बेस का, वो कोन का सिलेंडर का सेम होगा, वो r ले लो। हाइट ऑफ कोन आपको h दी है, आपको निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मान लेते हैं वो कितनी है, कैपिटल H। आपको कहा है हाइट ऑफ ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इजंट इट? तो दोनों का रेडियस सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास हो जाएगा 1/3 πr²h और सिलेंडर का πr² कैपिटल H, क्योंकि सिलेंडर की हाइट हमने ले ली है कैपिटल H। अब देखो ये हमारे पास आ गया एक तरह से टोटल वॉल्यूम, मतलब कितना V। ऑलराइट, तो लेट मी डिनोट इट बाय V। तो ये हमारे पास है टोटल वॉल्यूम। ये कितना दिया है, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ लेट मी टेक वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर मैं V1 से डिनोट करती हूं तो इट विल बी 1/3 πr²h। इज इट ऑल राइट? अब देखो हमें दिया है कि V जो है दैट इज 3 टाइम्स V1। वी आर गिवन दिस कि टोटल वॉल्यूम इज 3 टाइम्स V1। तो इसका मतलब ये हो गया 1/3 πr²h प्लस πr² कैपिटल H, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/3 πr²h। ये कैंसल हो गया, ये वाली टर्म राइट साइड पर लेकर जाओ। सो वी आर गेटिंग πr² कैपिटल H इज इक्वल टू, इसमें से 1/3 माइनस करोगे तो 2/3 πr²h। क्या क्या कैंसल हो गया, देखो पाई कैंसल होगा और r²। तो आपके पास हाइट आ गई। तो देयरफॉर वी हैव हाइट ऑफ सिलेंडर एज 2h/3। ऑलराइट, तो ये है हमारी कैपिटल H, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर विच वी वर सपोज टू ऑब्टेन। तो स्मॉल h हाइट ऑफ कोन थी, तो इट इज 2h/3। तो लुक एट द ऑप्शंस नाउ। तो एज यू कैन सी 2h/3 इज सी ऑप्शन, सो वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट। अब देखो सेक्शन 1 के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। We are given cards numbered 11 to 60 are kept in a box. If a card is drawn at random from the box, then the probability that number on it is a perfect square. तो सबसे पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास कार्ड्स हैं
11 से लेकर कहां तक, नंबर्ड 60 तक। ये कितने नंबर्स हैं, 50। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास 50 नंबर्स हो गए। अब इवेंट ई डिफाइन करो कि गेटिंग अ कार्ड विद नंबर एज परफेक्ट स्क्वायर, with number on it as perfect square, all right। तो आपको देखना है 11 से 60 में हमारे पास कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ई में देखो क्या क्या आएगा, जैसे 3 का स्क्वायर 9 है वो तो नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो हमारे पास नहीं आएगा, तो यही वाले आएंगे। These are the perfect squares available from 11 to 60। तो number of elements E में हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो we have 4 elements over here। तो अब हम probability निकाल लेते हैं E की। तो probability of E will be equal to number of outcomes favorable to E divided by total possible outcomes। तो that means 4 upon 50। In other words, it is 50। तो 2 से कैंसिल करो, तो 2 by 25 will be the required probability। Is it all right? तो 2 by 25, as you can see in this question, we have which option? A। तो यहां पे इस क्वेश्चन में A ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। तो ये था सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस वर कंपल्सरी। अब जो आपके पास सेक्शन 2 आएगा उसके 3 पार्ट्स थे ना, ABC, तो उनमें आपको चॉइसेस गिवन है। तो देखो सेक्शन 2 का जो पार्ट ए है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, आपने कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चंस पहले सारे देख लेने चाहिए, एक बारी गो थ्रू कर लेने चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि कौन से 4 करने हैं। बहुत फ्यू मिनट्स आपको, मतलब कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप एक सुपरफिशियल नजर डालोगे 7 क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि आपको डिसाइड करने में इजी हो जाएगा। अगर आप पहला ही क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, मान लो बीच में अटक गए, श्योर नहीं हो, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर ये होता है कि जैसे 7 में से अगर 4 करने हैं, यू लुक एट ऑल द 7 क्वेश्चंस एंड देन डिसाइड इन योर माइंड विच आर द 3 यू वांट टू रूल आउट। जिन 3 में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या आपको नहीं आते उनको छोड़ दो, बाकी के 4 अटेम्प्ट कर लो। All right, तो always first look at the questions all 7 before you choose which 4 are to be done। तो आप देखो हम यहाँ पे सारे डिस्कस करेंगे to clear your doubts। all right, तो ये है आपका कि if 65% of the population have black eyes, 25% have brown eyes and the remaining have blue eyes, तो find the probability of a randomly selected person having blue eye। अब देखो आपके पास मान लो कहा है कि 65% ब्लैक आइज हैं, तो हम मान लेते हैं कि सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास 100 लोग हैं। ठीक है, सपोज वी हैव 100 पीपल, तो 65% की ब्लैक आइज हैं, तो ए इवेंट ले लो कि हमारे पास ब्लैक आइज हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, 65%, मतलब 65, क्योंकि टोटल 100 लिए हैं। बी इवेंट ले लेते हैं कि पर्सन हैज ब्राउन आइज। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो कितने दिए हैं आपको, 25। तो अब देखो रिमेनिंग कितने हुए, वो हम सी लेते हैं जिनके पास क्या है, ब्लू आइज है। तो ब्लू आइज वाले सी कितने हो जाएंगे, देखो टोटल अगर 100 है तो 100 में से माइनस करो 65 और 25, दैट मीन्स इट विल बी 100 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 10। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्सन हैज ब्लू आइज, तो मतलब सी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इट विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सी अपॉन टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, तो दैट इज 10 by 100, दैट मीन्स 1 by 10 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। So this is going to be the answer. All right. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगले पे चलो, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल टू 5 by 13। आपको इवेल्युएट करना है 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय tan ए। Is it all right? तो एक काम करते हैं, लेट अस मेक अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऑल राइट, ये देखो, तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक बना लो जिससे कि हम तीसरी साइड निकाल सकें। मान लो ये 90 डिग्री है और ये एंगल ए है, सपोज दिस इज ABC। ऑलराइट, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये वाला एंगल ए है, परपेंडिकुलर इज BC दैट इज 5 और हाइपोटेन्यूज इज BA दैट मींस 13। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम
तो वी हैव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऑलराइट. तो वी हैव 13 square is equal to AC square plus 5 square, which means AC square will be equal to 169 minus 25, which is 144. तो that means length AC हमारे पास कितनी आ गई? 12. तो ये कितनी आई है? 12 आई है. अब आपको क्या क्या चाहिए? देखो साइन ए तो हमें गिवन ही है, कॉस ए हम यहाँ पे निकालते हैं. कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑलराइट. तो दिस विल बी इक्वल टू बेसिस 12, हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच? 13. ये इसकी वैल्यू आ गई. फिर हमें क्या चाहिए? देखो tan a. Let us find the value of tan a. Tan is perpendicular upon base. Perpendicular is 5 and base is 12. तो tan a है 5/12. अब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं. ये देखो हमें निकालनी थी वैल्यू किसकी? 5 sin a minus 2 cos a divided by tan a. तो पुट करो. दिस इज 5 इंटू साइन ए इज 5/13. फिर माइनस 2 कॉस ए हमने देखो कितना निकाला है? 12/13. डिवाइडेड बाय वी हैव tan a which is 5/12. लेट्स सिंप्लीफाई इट नाउ एंड गेट द आंसर. तो ये 13 आपका एलसीएम है. तो वी हैव 25 माइनस 24 अपॉन 13 और इसका रेसिप्रोकल ले लो 12/5. So this is equal to 1/13 into 12/5. That means expression की वैल्यू आ गई 12/65, which is going to be the answer. Alright? तो answer is 12/65. तो I hope this question is clear to you. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ऑलराइट, सब्जेक्टिव का. अब अगले पे चलते हैं. इसमें कहा है आपको ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर्स एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशो 3:5. अब देखो इसके मैं आपको स्टेप्स बता देती हूं, ठीक है. तो जैसे आपने पहले लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन. जस्ट अ मोमेंट. तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ए बी, ठीक है. सपोज दिस इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर्स. फिर आप क्या करोगे? एक सूटेबल एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करोगे. लेट अस ड्रॉ दैट लाइन. तो मान लो वो हमारे पास ये लाइन हो गई AC, ऑलराइट. अब क्या करना है? सूटेबल रेडियस लेके आप कंपास को A पे रखो, एक आर्क लगाओ. सेम रेडियस 3 + 5 हमारे पास कितना होता है? 8 होता है. तो वी विल ड्रॉ 8 आर्क्स. फिर उतना ही रेडियस रखते हुए कंपास A1 पे रखो, एक आर्क लगाओ, मान लो A2. फिर A2 पे कंपास रख के सेम रेडियस की आर्क A3, सिमिलरली A4, A5, A6, A7 एंड A8. इज इट ऑल राइट? तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो A8 है इसको ज्वाइन कर दो किससे? B से. ये दोनों हम ज्वाइन करेंगे. अब आपको रेशो 3:5 चाहिए. तो हम 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, जो AB को कट करेगी पॉइंट P पे. तो वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ AB इन द रेशो 3:5. अब लाइन पैरेलल कैसे ड्रॉ करनी है? देखो आप यहाँ पे आर्क रखोगे, कंपास रखोगे 8 पे, A8 पे, और सूटेबल रेडियस लेके यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट, सूटेबल रेडियस लेके हमने एक आर्क लगानी है. इज इट ओके? फिर उसके बाद आपने क्या करना है? सेम रेडियस लेके A3 पे कंपास रखो और वही आर्क आप यहां पे लगाओगे. फिर ये एंगल मेजर करना है. अब कंपास यहां पे रखो और ये आर्क लगाओ, ये एंगल मेजर कर लो. उतना ही रेडियस लेके कंपास यहां पे रखो, आर्क लगाओ. अब इस A3 को इससे ज्वाइन कर दो. लेट अस ज्वाइन A3 बाय दिस. तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया? P आ गया. तो P इज द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग दिस AB इन द रेशो कितना? 3:5. अब देखो ऐसा क्यों? बिकॉज ये आप अगर दो ट्राइंगल्स ऑब्जर्व करते हो, ट्राइंगल A3P, दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा? AA8B. इज इट ऑल राइट? तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. तो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तो आपके पास आएगा AA3 अपॉन A3A8. This will be equal to AP upon PB. अब देखो AA3 कितने यूनिट्स है? 1 2 3. This is 3 यूनिट्स.
ऑल राइट, और A3 से A8 तक 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट्स हैं, तो दिस इज AP अपॉन PB, इज इट ऑल राइट? ये तो इसका मतलब P इज द पॉइंट विच डिवाइड्स P डिवाइड्स AB in ratio 3:5, all right? तो that is the required point. तो ये रेशो 3 हो गई और ये रेशो है हमारी 5. तो that is the construction. इस तरह से आपने करनी है. क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Now look at question number 4. You are given that a jar contains 24 marbles जिनमें से some are green, others are blue. आपको कहा है if a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. तो आपको बताने हैं नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार. तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है आपके पास कि जार में आपके पास कुछ ब्लू मार्बल्स हैं और कुछ ग्रीन है. तो आपको प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दी हुई है. इज इट ऑल राइट? तो हम इसमें देखो एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो लेट नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हैं, मान लो x है. तो 24 टोटल मार्बल्स हैं, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स ये आपके पास हो जाएंगे कितने, टोटल 24 थे, 24 माइनस x. ठीक है ना? टोटल मार्बल्स देखो कितने हैं, 24. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल आपको दी है, तो हम वो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल. दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल. तो ग्रीन कितने हैं, 24 माइनस x है, ऑल राइट, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 24. तो दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू बी 2/3. सॉल्व करके x निकाल लो, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स. तो देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ऑब्जर्व करो. 3 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, तो वी आर गेटिंग 24 माइनस x इज इक्वल टू 16. तो x will be equal to 24 minus 16, that is equal to 8. So therefore number of green marbles will be equal to 8. Right? तो green marbles हमारे पास कितने आ गए, 8. This is going to be the answer. तो यही हमें पूछा था. Right? I hope the question is clear to you. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. Now let us move on to question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट whose distance from center of the circle is 25 centimeters and radius is 7 centimeters. तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है. तो अब देखो फिगर आपकी कुछ ऐसे बनेगी. दिस वुड बी द फिगर कि ये आउटसाइड पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट PQ बी इक्वल टू x सेंटीमीटर्स. तो ये x हो गया. आपको दिया है डिस्टेंस उस पॉइंट का सेंटर से 25 है, मतलब PO आपको दिया है 25 सेंटीमीटर्स. सो दिस PO इज 25. फिर रेडियस मतलब OQ, दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स. तो दिस इज 7. आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. तो ट्राइंगल PQO में लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेन्यूज होगी राइट एंगल के अपोजिट वाली. सो वी हैव OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो दैट मींस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई. So we are getting PQ square is equal to 625 minus 49 which is equal to 576. तो square root ले लो, तो PQ आ गया 24. Is it all right? तो that means हमारे पास length of tangent x. तो length of tangent is coming out to be 24 centimeters. That is going to be the answer. Right? ये था हमारा क्वेश्चन लेंथ ऑफ टेंजेंट का. क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ए का. आगे बढ़ते हैं. देखो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन है द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर्स कंटेन्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री. तो आपको बताना है एरिया ऑफ सेक्टर. तो करते हैं सॉल्व. सबसे पहले देखो फिगर इसमें कुछ ऐसे आ जाएगी आपकी. दिस वुड बी द फिगर. ऑलराइट,
ये देखो, ये हमारे पास फिगर हो गई, जिसमें ये सेक्टर है जिसका एरिया चाहिए। आपको रेडियस आर कितना दिया है, यहां पे आर इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर्स, और ये जो थीटा है एंगल, ये दिया है 135 डिग्री। तो निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज टू बी ऑब्टेन। So area of sector will be equal to pi r square theta upon 360 degree. So this will be equal to 22 by 7, r is 8, 8 into 8, theta is 135 और divided by कितना 360. Is it all right? So this you can solve, ठीक है? Solve करके this is going to give you 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, तो एरिया की बात हो रही है, ये आप कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हो। आंसर विल कम आउट टू बी 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं, देखो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में आपने इवेल्युएट करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो लेट अस सी, वी आर गिवन tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्री tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। अब देखो इसमें आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है, रेस्ट आर अननोन एंगल्स। तो जब अननोन एंगल्स होते हैं तो आप वो एंगल्स कंबाइन करते हो जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लुक हियर नाउ, 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री इज 90 डिग्री। तो इस बड़े वाले एंगल को हम 85 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। सिमिलरली लुक एट दीज टू एंगल्स, 25 डिग्री और 65 डिग्री, इनका सम भी 90 है, तो आप इस एंगल को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सो लेट्स डू दैट। तो दिस विल बी इक्वल टू tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू वी नो 1/√3। फिर यहां पे देखो, इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस 25 डिग्री, and tan 85 degree can be written as 90 degree minus 5 degree. अब आप ये रिजल्ट यूज करोगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। सो दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज। तो ये हम यहां भी अप्लाई करेंगे और यहां अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको पता है ये रिजल्ट। तो वी आर गेटिंग, ये 1/√3 आगे लिख लो आप। सो वी हैव tan 5 डिग्री, tan 25 degree, then tan 90 minus 25 will be cot 25 degree. Similarly, tan 90 minus 5 degree will be cot of 5 degree. So this is equal to 1/√3 tan 5 degree. Tan 25 degree, we know that cot theta and tan theta are reciprocal of each other. This can be written as 1/tan 25 degree. And cot 5 degree is 1/tan 5 degree. So you can see tan 5 degree कैंसिल हो जाएगा, tan 25 degree कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आ गया 1/√3 and that is going to be the answer. तो इस क्वेश्चन का आंसर will be 1/√3. ओके, अब देखो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 के पार्ट बी की, जिसमें हर क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। अगेन यू हैव 7 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो फिर से सातों क्वेश्चंस पहले अच्छे से एक बारी देख लो, जिनके बारे में आप श्योर हो वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो अब देखते हैं, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। यू आर गिवन दैट अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 352 meters and outer is 396 meters. आपको निकालनी है विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो फिगर देखो, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी। इज इट ओके? ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक हो गया। तो इसमें अगर हम ये लेते हैं, ऑब्जर्व करो, दिस विल बी द आउटर रेडियस और ये हमारा हो जाएगा इनर रेडियस। ठीक है, मान लो ये सेंटर है, तो इनर रेडियस स्मॉल आर ले लो, आउटर रेडियस ले लो कैपिटल आर। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये जो हमारे पास आएगी, दिस विल बी द विड्थ। ऑलराइट, ये विड्थ हो गई मान लो x। तो x विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखो इसमें आउटर सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कमफ्रेंस आपको दिया है। ऑलराइट, तो लेट अस टेक नाउ देयर डिफरेंस, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो आप देखो निकालते हैं पहले कैपिटल आर और स्मॉल आर।
तो आउटर सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि उसका रेडियस हमारे पास कितना है कैपिटल आर, तो 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 396. लेट अस कॉल इट एज 1. फिर बात करते हैं किसकी, इनर सर्कमफ्रेंस की. तो लेट मी टेक इनर सर्कमफ्रेंस. तो वो होगा 2 पाई स्मॉल आर विच इज गिवन टू बी 352 मीटर्स. कॉल इट एज 2. अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं इक्वेशंस को. लेट अस डू 1 माइनस 2. 1 माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको विड्थ चाहिए x विच इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. तो दैट इज व्हाट वी वांट टू ऑब्टेन. दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग ओवर हियर. तो अब देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो वी हैव 2 पाई कॉमन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज 396 माइनस 352. ये आ गया हमारे पास. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हो गया 2 पाई capital R minus small r, this is equal to how much, 42. Is it all right? 44. This will be 44. तो put कर दो 2 into 22 by 7 into capital R minus small r is 44. So you can see 22 2s are 44 is getting cancelled. तो बस आंसर आ गया. This implies capital R minus small r is 7. तो therefore width जो थी हमने x मानी थी that is equal to 7 centimeters. All right, this is going to be the answer. तो width is coming out to be 7 centimeters. Meters, sorry. Units आपको meters दिए हैं, तो this would be 7 meters. ये हमारी width of circular track है. तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आउटर सर्कमफ्रेंस इनर सर्कमफ्रेंस लो, सब्ट्रैक्ट करो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आपको मिल जाएगा. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे तो यू विल बी गेटिंग द विड्थ. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9. यू आर गिवन इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 है तो यू हैव टू इवेल्युएट sin स्क्वायर a प्लस sin 4a. इसका मतलब जो रिजल्ट गिवन है वो cos में है, जो निकालना है वो sin में है. तो देखो जो गिवन रिजल्ट है ना उसमें cos वाली टर्म्स को हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. कैसे करेंगे, वी आर गिवन दैट cos a प्लस cos स्क्वायर a इज 1. दिस इज गिवन टू अस. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी कैन डू इज टेक दिस cos स्क्वायर a ऑन द अदर साइड. नाउ यूज द आइडेंटिटी कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1. ये आइडेंटिटी यूज करते हैं. तो यहां से इसका मतलब sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a. तो इस रिजल्ट को यूज कर लो यहां पे राइट साइड पे. तो व्हाट डू वी गेट नाउ कि cos a इक्वल आ गया किसके, sin स्क्वायर a के. या फिर ऐसे कहो कि sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है cos से. ऑलराइट, ये हो जाएगा. अब जो निकालना है हम वो लिखते हैं, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a प्लस sin 4a. अब देखो sin स्क्वायर a कितना है cos a, तो दिस इज cos a. और अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग कर दो इस रिजल्ट की जो हमें मिला है, तो वी आर गेटिंग sin 4a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a. तो sin 4a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a. नाउ लुक एट दिस रिजल्ट विच इज गिवन टू अस. लेट अस कॉल इट एज 1. तो ये वही आ गया ना cos a प्लस cos स्क्वायर a. तो दिस इज इक्वल टू 1 यूजिंग 1. ऑलराइट, तो आंसर हमारे पास ये आएगा कि ये सम भी कितना है 1. तो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो जो कैलकुलेट करना था इसकी वैल्यू वो अगेन दैट इज कमिंग आउट टू बी 1. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. अब आगे चलते हैं. लेट अस नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. सो 10th क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करेंगे यहाँ पे. इज इट ऑल राइट? So question number 10 here is, water is flowing at the rate of 5 kilometers per hour through a pipe of diameter 14 centimeters. अब देखो ये किलोमीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है. आगे देखो क्या लिखा है, वो पाइप से पानी कहाँ जा रहा है. इट इज फ्लोइंग इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 50 meters लॉन्ग एंड 44 meters वाइड. अब ये डायमेंशंस मीटर्स में है. Find the time in which the level of the water in the tank rises by 7 centimeters. सबसे पहले तो देखो हम यूनिट सेम करते हैं. अब जैसे आपको कहा है water is flowing at the rate of, ये देखो कितना दिया है, rate of
flow of water. All right, this is given to be equal to 5 kilometers per hour. तो सब कुछ मीटर्स में कर लेते हैं, तो इट इज 5000 मीटर्स पर आवर. फिर आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स, तो मतलब रेडियस हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स, तो दैट इज 7 अपॉन 100 मीटर्स. ऑलराइट, तो रेडियस हमारे पास ये आ गया. अब देखो जो आपके पास रेक्टेंगुलर टैंक है, इज इट ऑलराइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट टैंक विच इज रेक्टेंगल इन शेप. उसमें आपको दिया है लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर्स एंड विड्थ इज गिवन टू बी, मतलब ब्रेड्थ 44 मीटर्स. आपको बताना है टाइम जिसमें वाटर राइज करता है बाय 7 सेंटीमीटर्स. तो हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 मीटर्स. तो अब आपके पास सारी की सारी डायमेंशंस किस में है? मीटर्स में है. इज इट ऑलराइट? अब देखो फिगर सबसे पहले कैसे बनेगी. Look here, figure would be like this. ये देखो, तो ये पाइप में से वाटर आपका फ्लो कर रहा है. अब आपको कहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है 5000 मीटर्स पर आवर. तो मतलब 1 घंटे में कितना पानी फ्लो हो रहा है हम देखते हैं, उसको हम कैपिटल H हाइट मान लेते हैं. पाइप जो है आपका किसकी शेप में है बेटा? ये सिलेंडर की शेप में है पाइप. इज इट ऑल राइट? तो हाइट h मान लो और रेडियस हमने r लिया ही है. तो 1 घंटे में आपका 1 आवर में हमारे पास कितना पानी आ रहा है? h इज 500 मीटर्स. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, फ्लोन आउट फ्रॉम पाइप लिख लो इन 1 आवर. This will be equal to volume of cylinder. तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल H. तो यहां पे देखो पाई है 22/7, आर है आपका 7/100 इंटू 7/100 और H कितना है? 5000. कैंसल करो, एक तो देखो 7 कैंसल हो गया और एक आपके पास 3 जीरोस कैंसल हो जाएंगे. फिर ये 5 से कैंसल करो 2, तो यहां पे 2 कैंसिल करो 11, तो इट इज इक्वल टू 77 मीटर क्यूब. दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर V1 कह दो, दैट इज फ्लोन आउट फ्रॉम द पाइप इन 1 आवर. अब देखो ये पानी आपका रेक्टेंगुलर टैंक में इकट्ठा हो रहा है जिसकी लेंथ है 50 मीटर्स, ब्रेड्थ है 44 और हाइट आपको 7 सेंटीमीटर्स दी थी, मतलब 7 अपॉन 100 मीटर्स. तो आपको बताना है कितनी देर में इतना पानी इकट्ठा होगा. तो हम पहले इस पानी का वॉल्यूम निकालते हैं. ये पानी भी आपका क्यूबॉइड की शेप में है. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस टेक वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक लेट अस डिनोटेड बाय V2. तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. That means it is equal to 50 into 44 into height, that is 7 upon 100 और इतना मीटर क्यूब. अब देखो ये कितना हो गया? This will be equal to, now इसमें कैंसिलेशन कर लो आप, ये हो गया 52 and it is 22. Is it all right? तो ये एक तरह से V2 हमारे पास देखो कितना आ गया. 22 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2, तो इट इज 2 इंटू कितना? 77 मीटर क्यूब. इज इट ऑल राइट? ये तो आपको बताना है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी देर में इकट्ठा हुआ है. अब देखो ये वाला कितनी देर में इकट्ठा हुआ था? 1 आवर में. तो बस हम यहां पे लिखते हैं अब कि अगर एक इतना वॉल्यूम, अगर आपके पास वॉल्यूम है 77 मीटर क्यूब, तो टाइम कितना लग रहा है उसका? 1 आवर. तो अगर वॉल्यूम है 2 इंटू 77 मीटर क्यूब, 2 इंटू 77 कैसे आया? देखो ये 22 हमने लिखा, 2 इंटू 11 इंटू 7, दैट इज 2 इंटू 77. तो 2 इंटू 77 मीटर क्यूब में टाइम कितना लगेगा? 2 इंटू 77 इंटू 1 अपॉन 77, दैट मीन्स 2 आवर्स. तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो जो टैंक में हमारा पानी इकट्ठा हुआ है वो कितनी देर में हुआ है? 2 आवर्स में इकट्ठा हुआ है. ऑलराइट, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो ये था आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11. 11th क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का.
In a bag there are 44 identical cards with figure of circle or square of them. तो कार्ड्स हैं बिल्कुल एक जैसे, उनके ऊपर या तो सर्कल बना है या स्क्वायर. ऑलराइट, तो यहां पे लिखते हैं कार्ड्स के ऊपर हमारे पास either we have circle or we have a square. Is it all right? और कितने कार्ड्स हैं ये? 44 हमारे पास कार्ड्स हैं एक बॉक्स में, बैग में. फिर कहा है देयर आर 24 सर्कल्स. तो सर्कल्स कितने हैं? 24. तो 44 माइनस 24, इसका मतलब स्क्वायर्स कितने हो गए? 20. अब आगे पढ़ो. जो 24 सर्कल्स है ना, आपको कहा है उनमें से 9 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड. तो यहां पे देखो, अब ये सर्कल्स में से आपके 9 ब्लू हैं. अगर 9 ब्लू हैं, 24 में से 9 माइनस करो, इसका मतलब 15 हमारे पास सर्कल्स क्या हो गए? रेड हो गए. फिर आगे पढ़ते हैं. आपको कहा है 20 जो स्क्वेयर्स हैं, आउट ऑफ विच 11 आर ब्लू, रेस्ट आर रेड. तो यहां पे देखो, अब इनमें से आपके 11 जो हैं वो ब्लू हैं, तो रिमेनिंग हो गए 9, दीज आर रेड. अब प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. 3 पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में है हमारे, वो कितने हैं? 44. इज इट ऑल राइट? ये अब एक एक करके पार्ट करते हैं. इवेंट ए है कार्ड ड्रॉन इज स्क्वायर. ऑल राइट, तो इवेंट E1 डिफाइन करते हैं, कार्ड ड्रॉन इज स्क्वायर. अब देखो स्क्वेयर्स कितने हैं? 20 स्क्वेयर्स हैं. तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स E1 में कितने हैं? 20. तो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू E1 divided by total elements in the sample space. तो this will be 20 upon 44. 4 से कैंसिल करो, 4 5 जा 11. तो पहले पार्ट का आंसर कितना आएगा? 5/11. सेकेंड पार्ट है रेड कलर का कार्ड होना चाहिए. तो अब सेकेंड पार्ट करते हैं. लेट मी डिफाइन इवेंट E2. तो E2 लेते हैं, कार्ड ड्रॉन इज रेड इन कलर, या सिंपली रेड भी लिख लो. कार्ड ड्रॉन इज रेड, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्क्वायर है या सर्कल है. आप ध्यान दो, इधर हमने यहां पे कहा है कि 15 रेड सर्कल्स हैं और 9 रेड स्क्वायर्स हैं. तो रेड टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 15 प्लस 9. तो यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2. This will be equal to 15 plus 9, that is equal to 24. तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो E2 की. That will be number of outcomes favorable to E2 और divided by total possible outcomes. तो ये हो गया हमारा 24 और टोटल कितने थे? 44. अगेन हम इसको 4 से कैंसिल करते हैं. 4 6 11. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 6/11. अब इसका लास्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट, कि कार्ड ड्रॉन इज ब्लू सर्कल. तो यहां पे लेते हैं E3. लेट मी टेक नाउ थर्ड इवेंट एज E3. E3 होगा कार्ड ड्रॉन इज ब्लू सर्कल. राइट, तो देखते हैं हाउ मेनी ब्लू सर्कल्स डू वी हैव. लुक हियर, ये इंफॉर्मेशन हमने लिखी थी, ऑब्जर्व करो. ये हमारे पास ब्लू सर्कल्स हैं. कितने? 9 ब्लू सर्कल्स हैं. तो लेट अस टेक, तो इसी की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E3 में जो हो गए वो कितने हो गए हमारे? 9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो दिस इज 9 अपॉन कितना? 44. तो इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगी. तो ये पार्ट 3 का आंसर है. ठीक है, तो ये हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए. 5/11. Is it all right? This is 5/11, then 6/11 and then 9/44. तो these are the all 3 parts. तो ये क्वेश्चन बेस्ड था प्रोबेबिलिटी के ऊपर. All right, question number 11. Now let us move to question number 12. You are given a figure. आपको बोला है XP and XQ, these are tangents to the circle from point X. देखो आउटसाइड पॉइंट X पे XP और XQ हमने tangents ड्रॉ करी हैं और सर्कल का सेंटर O है. फिर आपको कहा है R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल. तो उसके बाद हमने यहाँ पे R पे टेंजेंट ली है जो इन दो टेंजेंट्स को कट कर रही है A और B पे.
आपको प्रूव करना है XA प्लस AR इज XB अपॉन BR। अब देखो आपको पता है आउटसाइड पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, तो यही रिजल्ट हम यूज करेंगे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट outside the circle are equal in length, are equal in length. Now look here. सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं कौन सा, x। यहां से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं वो है xp और xq, तो वी हैव हेयर xp इज इक्वल टू xq। फिर देखो एक तरह से ए आउटर पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं AP और AR। तो अब हम लेते हैं, मान लो पॉइंट A से टेंजेंट ली है, तो वी हैव AP इज इक्वल टू AR। इज इट ओके? हमारे पास ये हो गया। फिर एक तरह से पॉइंट B से दो टेंजेंट्स हैं BQ और BR, तो अगर हम पॉइंट B लेते हैं, वहां से दो टेंजेंट्स जो हैं दैट इज BQ इज इक्वल टू BR, तो वी हैव दीज थ्री रिजल्ट्स। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब देखो प्रूफ क्या करना है आपने कि XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR। इज इट ऑल राइट? अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज हमने लिखी है, देखो वी आर सेइंग दैट XP इज इक्वल टू XQ। अब आप फिगर देखो, XP किसके इक्वल है, XA प्लस AP, और XQ कैन बी रिटर्न एज XB प्लस BQ। तो यहां पे लिखते हैं दिस इज XA प्लस AP एंड दिस इज इक्वल टू XQ कितना है, XB प्लस BQ। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब आप देखो ये जो AP है यहां पे, लुक हियर, दिस AP, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय AR, और ये जो BQ है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, BR से। तो दिस इंप्लाइज वी गेट XA प्लस AR, दिस इज इक्वल टू XB प्लस BR। किसको यूज किया हमने, मान लो पहले यहां पे ये जो यूज किया था दिस वाज यूजिंग 1, ये रिजल्ट मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये जो हमने अब रिजल्ट लिखा है दिस इज यूजिंग 2 एंड 3। ऑलराइट, तो यही प्रूव करना था ना, XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR। तो तीन रिजल्ट्स हमने सेम टाइप के लिखे यूजिंग कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स जस्ट सी व्हाट इज गिवन। अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। राशि फिल्स अ सिलिंड्रिकल बकेट which is 32 centimeters in height and 18 centimeters in radius. She, अब देखो सबसे पहले यहां पे किसकी, पहले इतना लिख लेते हैं, सिलेंडर की बात हो रही है जिसकी हाइट आपको दी है 32 सेंटीमीटर्स और रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं 18 सेंटीमीटर्स। फिर कहा है शी एम्प्टीज द बकेट ऑन द ग्राउंड एंड मेक्स अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड। तो उसको कोनिकल हीप वो बनाती है सैंड की जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर्स। तो अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं कोन की, तो उसकी हाइट आपको दी है 24 सेंटीमीटर्स। आपने निकालना है रेडियस ऑफ हीप एंड स्लांट हाइट ऑफ हीप। तो आपको मान लो रेडियस ऑफ जो कोन है दैट इज इक्वल टू R, और मान लेते हैं स्लांट हाइट कितनी है L। तो दीज टू थिंग्स आर टू बी ऑब्टेन्ड। नाउ लुक हियर, फिगर आपकी कुछ एक तरह से अगर आप रियल लाइफ में देखोगे कुछ ऐसे बनेगी हमारी, इजंट इट? इट वुड बी लाइक दिस कि ये बकेट में हमारे पास सिलिंड्रिकल बकेट में सैंड थी, उससे हमने यहाँ पे कोन बनाया है। तो जो सैंड का वॉल्यूम बकेट में होगा वही उसी से तो कोन बनाया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर लेते हैं, मान लो V1 इज द वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट और V2 ले ले हम वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द कोन। तो V1 के बारे में अगर हम बात करते हैं, V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑलराइट, या वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट। तो फॉर्मूला होगा आपका पाई R स्क्वायर H। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू कितना 32 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज V1, ऑलराइट, ये हमारे पास आ गया V1।
Now let me take V2. So we have V2 is equal to volume of cone. Is it all right? तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर इज द रेडियस ऑफ बेस. ये देखो, जैसे रेडियस ऑफ बेस आपका आर है, ये आपकी हाइट ऑफ कोन एच है और स्लांट हाइट कितनी है, एल है. तो दिस इज इक्वल टू नाउ 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच हमें पता है 24 इतने सेंटीमीटर क्यूब. ये हमने आर सेंटीमीटर में लिया और एल भी किस में लिया है, सेंटीमीटर्स में. तो ये V2 है. अब क्योंकि हमारे पास V1 इक्वल टू V2 है तो उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो सैंड बकेट में है उसी को हमने पलट कर क्या बनाया है, कोन बनाया है, हीप ऑफ कोन. तो नाउ वी हैव V1 इज इक्वल टू V2. तो इक्वेट करो यहां पे, लेट अस सी. सो वी गेट हेयर पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 32. दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24. ये बेशक 3 से कैंसिल कर दो, 8 आ गया. यहां पे देखो एक आपका पाई भी कैंसिल हो जाएगा. तो वी आर गेटिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8. 8 4 जा. तो एक तरह से ये क्या हो गया, 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर. तो दैट मीन्स रेडियस विल बी इक्वल टू 18 2 जा, दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस एक तो हमें निकालना था. फिर आपको कहा था कोन की देखो स्लांट हाइट निकालो. कैन यू सी? तो यहाँ पे ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, तो हमारे पास h है, r हमने निकाल लिया. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन ऑब्टेन दिस स्लांट हाइट. ऑलराइट, ये देखो ये वाली स्लांट हाइट हम निकाल सकते हैं, l. तो लेट्स अस अप्लाई कि l स्क्वायर विल बी इक्वल टू नाउ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. h कितना था देखो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस वी हैव 36 का स्क्वायर. So let us see what do we get now. इसको सिंप्लीफाई करो. This will be equal to 576 plus 36 का स्क्वायर. It will come out to be 1296. अब ये ऐड कर लो. It will give you 1872 which you can write as 144 into 13. तो देखो L कितना आ गया आपका 12 अंडर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर्स. तो यही दो चीजें आपको पूछी थी. तो लेट अस राइट द आंसर. सो वी हैव आंसर एज रेडियस ऑफ हीप इज 36 सेंटीमीटर्स, जो कोनिकल हीप थी, और उसकी स्लांट हाइट है 12 रूट 13 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज द आंसर. ऑलराइट, तो दोनों के वॉल्यूम्स आपने इक्वेट करने हैं. अब देखो जब दो वॉल्यूम्स इक्वेट करने होते हैं ना, तो हम पाई की वैल्यू नहीं डालते, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाता है. क्योंकि सिलेंडर के वॉल्यूम में भी पाई आ रहा है, ठीक है, और कोन के वॉल्यूम में भी पाई आ रहा है. तो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, या हेमिस्फेयर हो गया, या स्फेयर हो गया, अगर इनके वॉल्यूम्स में कोई रिलेशन है तो पाई को एज इट इज रहने दो, बिकॉज इट विल गेट कैंसल्ड. हाँ, लेकिन जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, पाइप में से पानी सिलेंड्रिक वो रेक्टेंगुलर टैंक में इकट्ठा हो रहा है, मतलब क्यूबॉइडल टैंक में, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में हमारा पाई नहीं आता, तो वहां पे फिर सिलेंडर में आपको पाई की वैल्यू, उसके वॉल्यूम में पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. बट इफ यू आर कंपेयरिंग वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, तो पाई कैंसिल हो जाएगा. राइट, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. 14th क्वेश्चन ये है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर्स विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अब देखो पहले हम ये देखते हैं कि क्या रिलेशन होगा एंगल्स टेंजेंट्स में. ठीक है, तो लुक हियर, यहां पे सपोज हमारे पास ये सर्कल है. आउटसाइड पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो मान लो इस सर्कल का रेडियस है हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, अब आप एक चीज नोटिस करो कि अगर आउटसाइड पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, आप नोटिस करो एक चीज. सपोज हमने, मान लो पहले ये देख लेते हैं फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे. मान लो हमने ये दो टेंजेंट्स ले ली. ये लेट मी जस्ट रब इट ऑफ ताकि आप देख लो इसको अच्छे से. सपोज अगर दो टेंजेंट्स हैं हमारी पी ए और पी बी, तो आप एक चीज नोटिस करो, अगर ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो अब आपको कहा है कि अगर टेंजेंट से इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट 90 डिग्री.
तो आप देख रहे हो ये क्वाड्रिलेटरल है ना हमारे पास, ओ ए पी बी, इसमें चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल और प्लस ये तीन एंगल्स 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दिस सम विल बी 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए ओ बी हमारा कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी 120 डिग्री। तो ये एंगल मेरा आ रहा है 120 डिग्री। तो इसका मतलब जब टेंजेंट्स बनाएंगे हमें पता चल गया कि रेडियाई के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, जब टेंजेंट्स के बीच में एंगल होता है 60 डिग्री। तो बस इसी रिजल्ट को हमने यूज करना है। ऑलराइट, आप देखो उसको करोगे कैसे, लुक हियर, मैं फिगर आपको दिखाती हूं एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ वी आर गेटिंग दैट। इज इट ऑलराइट? तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जैसे ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर्स, तो हमें दूसरा रेडियस चाहिए 120 डिग्री पे। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप यहाँ पे कंपास रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क रेडियस लेके एक आर्क लगाओगे। तो सपोज ये सेम रेडियस कंपास यहाँ पे रखो, एक आर्क लगाओ और फिर दूसरी आर्क लगाओ, दैट विल गिव यू एंगल 120 डिग्री। फिर उस आर्क को ओ से ज्वाइन करो तो आपको दूसरा रेडियस मिल जाएगा ओ ए। मान लो अगर आपने पहला रेडियस लिया है ओ बी 8 सेंटीमीटर्स, तो ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखो ये वाला एंगल 90 है, ये 90 है, ये देखो, ठीक है। तो अब हमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे चाहिए, तो वो टेंजेंट मिलेगी। तो आप क्या करोगे, आप कंपास यहाँ पे रखोगे, एक आर्क लगाओगे, सेम रेडियस यहाँ पे रखो, एक आर्क लगाओ, फिर रेडियस यहाँ पे रखा, आर्क लगाई, इन दोनों को बाइसेक्ट करो, ज्वाइन करो, ये आपको पहली टेंजेंट मिल गई बीपी। इज इट ऑल राइट? फिर इसी तरह से 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाना है, यहाँ पे आपने कंपास रख के आर्क लगाई, सेम रेडियस, कंपास यहाँ पे रख के एक आर्क, दूसरी आर्क 120 का, बाइसेक्ट करो, 90 का एंगल यहाँ पे बन गया। और फिर ये दूसरी टेंजेंट हो गई, ज्वाइन करो, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि हमने जो दो रेडियाई बनाए थे उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द कंस्ट्रक्शन। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 14 ये था सेक्शन 2 का पार्ट बी। ऑलराइट, अब हम आते हैं पार्ट सी के ऊपर, सेक्शन 2 के सब्जेक्टिव जो है। तो इसमें आपने 4 क्वेश्चंस में से 2 ही करने हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अगर आपको कहा है कि आप देख रहे हो ये ओ सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास करती है तो वो डायमीटर हो गई। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया ए बी इज डायमीटर बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ओ। फिर आपको कहा है बी सी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स एंड वी आर गिवन ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो आपने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब देखो एरिया निकालोगे कैसे, पूरे सेमी सर्कल में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए, सेमी सर्कल कौन सा, हम इस सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। देखो सेमी सर्कल ए सी बी, ये सेमी सर्कल। इज इट ऑल राइट? तो एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए। अब देखो मान लेते हैं लेट रेडियस बी इक्वल टू स्मॉल आर। तो डायमीटर देखो कितना हो जाएगा, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। सो वी हैव डायमीटर ए बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आर। अब क्योंकि ये डायमीटर है तो यू नो दैट सी इज पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल बी सी ए कितना होगा 90 डिग्री बिकॉज इट इज एंगल इन सेमी सर्कल। तो इसका मतलब आप ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल ए सी बी इज राइट एंगल्ड। ऑलराइट, तो दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वी गेट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज विच आर गिवन टू अस। ये देखो बी सी है 24, ए सी है 7, तो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर विच इज 49 प्लस 576. This is equal to 625. So that means AB is coming out to be 25 centimeters. तो ये आपका डायमीटर है। Alright? तो that means we get, यहां से देखो अब क्या मिल रहा है,
कि 2r is equal to 25, that means radius is equal to 25 upon 2 centimeters. All right, ये तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, as I said, it will be equal to area of semicircle minus area of triangle ACB. All right. अब देखो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2. और ट्राइंगल का एरिया ऑब्जर्व करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, isn't it? This is the right angle triangle. तो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ BC इंटू AC. तो लेट अस राइट माइनस हाफ ऑफ BC इंटू AC. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. Now let us put the values. This is equal to 1 by 2, pi is 22 by 7, r है 25 by 2. तो 25 by 2 का square. Minus we have to take BC which is 24 और AC कितना है 7. तो इसको आपने solve करना है to find the area. ये देखो आपके पास ये 2 से चाहे कैंसिल कर लो, तो ये सॉल्व होके आपके पास 11 इंटू 625 एंड डिवाइडेड बाय 14 और माइनस ये 12 7 जा कितना 84. तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 245.54 माइनस 84. तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास आएगा आंसर. This is the area of shaded region. तो पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा by using Pythagoras theorem, right? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. अगले पे चलते हैं. देखो now look at 16th question. 16th question heights and distances का है. From a point on the bridge across a river, the angles of depression. अब ब्रिज ऊपर है, वहां से देख रहे हो तो आप नीचे देख रहे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है. किसको देख रहे हैं हम, बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर. तो रिवर के किनारे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. आपको कहा है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर्स फ्रॉम द बैंक्स देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. और कहा है √3 की वैल्यू लेनी है 1.732. तो सबसे पहले देखते हैं इसमें फिगर कैसे बनेगी. तो आप देखो फिगर वुड बी समवट लाइक दिस. जैसे ये आपकी रिवर है, ये इसके ऊपर देखो हमारा ब्रिज हो गया. तो यहां इस पॉइंट से हम देख रहे हैं और ये रिवर के अपोजिट बैंक्स को देख रहे हैं. ऑलराइट, तो वो अपोजिट साइड पे हैं. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है. अब देखो हम यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट P है जहां से हम देख रहे हैं और अपोजिट बैंक्स आर A एंड B. तो पहले का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री. तो सपोज दिस इज 30 डिग्री और ये है मान लो हमारे पास कितना 45 डिग्री. तो आपको और क्या दिया है, मान लो ये हाइट ऑफ ब्रिज PM है, दैट इज गिवन टू बी 2.5 मीटर्स. तो लेट अस राइट PM इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स. तो आपको निकालना है विड्थ ऑफ रिवर AB. तो वी नीड टू ऑब्टेन AB. हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो AM इज इक्वल टू x मीटर्स एंड सपोज BM इज इक्वल टू y मीटर्स. तो AB आपका हो जाएगा x प्लस y. अब देखो अगर ये वाला एंगल 45 है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये x में नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम एंगल लिख लेते हैं. तो दिस एंगल इज 45 डिग्री. ऑलराइट, सिमिलरली ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो y हम नीचे लिख लेते हैं. तो ये वाला एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री. इज इट ओके? तो ये x है हमारा और ये है y. अब देखो दो राइट ट्राइंगल्स हम देख सकते हैं, ये दोनों ही एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट ट्राइंगल, कौन सा PAM. अब देखो हमें बेस और परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर PM है 2.5 और बेस है x. तो वी हैव tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PM अपॉन AM. ऑलराइट,
tan 45 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए. दिस इज 1, PM is 2.5, AM is x. So this implies we are getting x is equal to 2.5. ये आ गया, x की वैल्यू आ गई. अब दूसरा राइट ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल PBM. ये वाला राइट ट्राइंगल हम देखेंगे. तो ट्राइंगल PBM में एंगल इन्वॉल्व कितना है? 30 डिग्री. अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस, सो वी आर गोइंग टू टेक रेशियो tan. So we have tan 30 degree is equal to perpendicular PM और base BM. tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 upon root 3, PM is 2.5 and BM is how much? Y. Cross multiply कर लो, तो that means we get Y is equal to 2.5 into root 3. अब हम निकाल लेते हैं width of river. Alright, so width of river. This will be equal to AB, which is equal to x plus y. So we have x as 2.5 and y as 2.5 root 3. 2.5 can be taken common, 1 plus root 3. Root 3 की वैल्यू आपको कहा है यूज करनी है 1.732. तो this is 1 plus 1.732 means we have 2.5 multiplied by 2.732. ये हो जाएगा. तो ये मल्टीप्लाई करके विल कम आउट टू बी 6.83 मीटर्स. ऑलराइट, तो ये हो जाएगी हमारी विड्थ ऑफ रिवर. दैट इज द आंसर. सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन था, तो आई होप द फिगर इज क्लियर टू यू. ऑलराइट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. इट्स ऑन मेंसुरेशन. Question is a cylindrical tub of radius 5 centimeters and length 9.8 centimeters is full of water. तो देखो हम पहले ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं. ठीक है, सिलेंड्रिकल टब जो है, तो उसमें आपको दिया है रेडियस, मान लो कैपिटल R इज 5 सेंटीमीटर्स और उसकी लेंथ मतलब हाइट है 9.8 सेंटीमीटर्स. केयरफुल रहना कि यूनिट सेम होने चाहिए. ऑलराइट, आपको फिर कहा है एक सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर. तो हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन है, दैट इज इमर्स्ड इनटू द टब. इस सिलिंड्रिकल टब में उसको इमर्स किया है. तो फिर आपको हेमिस्फेयर की डायमेंशंस दे रहे हैं. अब देखो हम लिखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं हेमिस्फेयर की, तो उसका आपको रेडियस कितना दिया है R, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर्स. और कहा है हाइट ऑफ कोन आउटसाइड द हेमिस्फेयर. तो अगर कोन की हम बात करें तो कोन की आपको हाइट दी है कितनी? 5 सेंटीमीटर्स. आपको बताना है अगर इस सिलिंड्रिकल टब में आपने ये सॉलिड फिगर जो है इमर्स करी है, मतलब डुबोई है, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब. और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7. तो अब देखो, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन. तो सबसे पहले फिगर देखते हैं, फिगर किस तरीके की होगी. तो अब देखो फिगर हमारी कुछ ऐसे आएगी. ये सिलिंड्रिकल टब है जिसकी आपको देखो रेडियस कैपिटल R 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 9.8 सेंटीमीटर्स. फिर इसमें हमने ये सॉलिड इमर्स किया है जो कि है हेमिस्फेयर के ऊपर कोन. तो हेमिस्फेयर का रेडियस स्मॉल r 3.5 है, कोन का भी रेडियस वही हो गया और कोन की जो हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर्स. अब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब. ये वाला सारा वॉल्यूम आपने निकालना है जो ये बचेगा. इज इट ऑल राइट? इसको इमर्स करने के बाद तो दिस टोटल वॉल्यूम इज टू बी ऑब्टेन्ड. तो ये वाला वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे? पहले सिलिंड्रिकल टब का हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से आप ये जो सॉलिड फिगर है उसका वॉल्यूम क्या करोगे? माइनस. तो ये जो वॉल्यूम आपका बचेगा टब का वो निकल आएगा. तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, इसको डिनोट कर लो V1 से. दैट विल बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर H. तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू H इज 9.8 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो गया V1. अब हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर. तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इजंट इट?
Let us denote it by V2. तो this is volume of hemisphere plus volume of cone. दोनों का रेडियस हमारा सेम है, ये देखो. तो ये V2 हमारे पास आएगा 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्या कॉमन है देखो, जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लो. वी हैव pi/3 आर स्क्वायर कॉमन, बचा 2r plus h. So V2 is equal to pi/3, स्मॉल r था 3.5 मतलब 7/2 इसका स्क्वायर इंटू 2r कितना हो गया 7 और h कितना था 5. Is it okay? So this is equal to now pi इंटू 7 का स्क्वायर, 4 3 नीचे 12 हो गया और यहां भी 12 है, तो ये 12 आप कर सकते हो कैंसल. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7 7 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. अब हम रिमेनिंग जो वॉल्यूम ऑफ टब है वो निकालते हैं. तो रिमेनिंग वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2. ऑल राइट. सो V1 देखो हमारा कितना है. V1 इज पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 9.8 मतलब 98/10 और माइनस 49 पाई. पाई आप कॉमन ले सकते हो. इज इट ऑल राइट? ये हो गया आपका 5, एक कैंसिल कर लो, एक 5 बचेगा. 5 इंटू 98/2, 98/2 कितना हो गया आपका 49. ऑल राइट. और माइनस 49. तो दिस इज इक्वल टू नाउ किसके इक्वल देखो, पाई इंटू 49 कॉमन लो, 5 minus 1 is 4. तो we have this as pi इंटू 49 इंटू कितना 4. तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 49 इंटू 4. 7 7 49. तो दिस इज 22 इंटू 28. तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ऑल राइट. तो ये है हमारा जो शेडेड मैंने करके दिखाया आपको रिमेनिंग वॉल्यूम. तो तीनों के देखो वॉल्यूम की बात हो गई इस क्वेश्चन में. एक ही क्वेश्चन में सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम. तो फिगर अगर आपको ठीक बनाई है आपने, क्वेश्चन की क्लैरिटी है माइंड में, तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज एंड सिंप्लीफाई. कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें. और एक बात और कि यूनिट सबके सेम होने चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट द यूनिट्स अकॉर्डिंगली. राइट. अब देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में यू हैव टू फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. वी आर गिवन द क्लास इंटरवल्स एंड द फ्रीक्वेंसी. तो देखो टेबल कुछ एक तरह से हम बना लेते हैं. सबसे पहले आप अगर एग्जाम में है तो आप टेबल बनाओगे. तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास इंटरवल्स. लेट अस सी की क्या क्या गिवन है. तो क्लास इंटरवल्स हैं 25 to 30, फिर है हमारे पास 30 से 35, then 35 to 40, then we have 40 to 45, 45 to 50 and then 50 to 55. Let's write the corresponding frequencies. 25, 34, 50, 42, 38 and 14. All right, this is 38 और 14. अब मोड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होती है मॉडल क्लास. तो लेट अस राइट द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास होती है क्लास इंटरवल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट, क्लास इंटरवल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 50 और वो इसकी है. तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, दैट इज 35 to 40. इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे F1 से. इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी विल बी डिनोटेड बाय F0 और इससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी डिनोट होगी किससे, F2 से. और L होगा हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. इज इट ऑल राइट? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. और एक हम फॉर्मूले में H लेंगे विच इज साइज ऑफ मॉडल क्लास. ऑल राइट. ये तो देखो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे, लोअर लिमिट हेयर इज इक्वल टू 35 और साइज का मतलब
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 45 माइनस 30 इज 5. अब हम लिखते हैं फॉर्मूला टू फाइंड द मोड. So we have the formula as mode is given by, ये देखो, what is the formula? It is L plus bracket F1 minus F0 divided by, we have 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. Put the values. Lower limit model class की है 35, frequency F1 मतलब model class की frequency जो कि कितनी है 50, तो ये हो गया 50. प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 34. देन 2 टाइम्स 50, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है 34. ये देखो एफ नॉट इज 34. फिर अगली क्लास की 42 है जो हम यहां पुट करते हैं -42 और मल्टीप्लाइड बाय साइज विच इज 5. नाउ सिंप्लीफाई. सो दिस इज इक्वल टू नाउ हाउ मच 35 प्लस 50 minus 34 will be 16 divided by 100 minus कितना 76. This will be 24 and multiplied by 5. So this on solving will give you 38.33. That is going to be the answer. तो फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. Is it all right? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बेटा. So in this lecture we have done HP board class 10th term 2 ka paper. I hope all your doubts are cleared. Please practice as many test papers as you can to get maximum benefits and keep enjoying the benefits of our courses, and for that don't forget to subscribe to the channel. Thank you and bye-bye.